जय हिंद दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 7वां दोस्तों, जो आपका रहने वाला मैथ का। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी मैथ की क्लास लाइए, तो दोस्तों उन्हीं की डिमांड पर ये क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। टारगेट पूरा 35-35 लेके चलना है, मतलब कि अगर आपको 35 में से 35 स्कोर करना है मैथ में तो डेली क्लासेस लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। बेसिक टू एडवांस रहेगी क्लास, धीरे धीरे हम एक एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग की मतलब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेते और छोड़ देते क्लास को। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना है, किसी भी टीचर से पढ़ो, पूरा ज्ञान लो दोस्तों, ठीक है। बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 105 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारी बहुत ही प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 106 हमने दोस्तों हर टाइप के एलसीएम देखे, एचसीएफ निकालना सीखा। आज हम भिन्न वाले एचसीएफ देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो मैंने दोस्तों आपको आज बता देता हूं दोस्तों, जब भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो या भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, जिसका भी पूछा है उसका पहले आप निकालिएगा। जैसे आपको यहां पर बोला उसने 1/3 और उसने क्या लिखा, 1/3 के बाद उसने लिखा है 2/9 और क्या लिखा उसने 5/6, उसके बाद 4/27 लिखा है। उसने कहा कि आप इसका एलसीएम निकालिए। यानी कि जब भी आपको यहां पर तो आपको एलसीएम निकालने बोला तो आपको ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए यहाँ पे, है ना। हमें एलसीएम बोला तो आपको ऊपर वाले नंबर का तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसका आपको एचसीएफ निकालना है। सपोज मानो कि यहां पर आपको एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोलता, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। चलिए निकाल दो, इन चारों नंबर का एलसीएम निकालो दोस्तों। 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। तो 20 किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। और नीचे वाला देखो, ये पूरा 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो 3 इसका में से हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर मेरे वीडियो ये कंसेप्ट समझ में आया तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मुझे भी पता चले मेरे कितने स्टूडेंट को ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो सभी भाई बहन कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 107 क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो। यहाँ 8 की पावर 5 है दोस्तों, यहाँ 8 की पावर 5 है। यहाँ पर आप 8 की घात 5 करिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है, ठीक है। 8 की घात 5 करिएगा, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो। यहाँ 8 की घात 5 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। 8 की घात 5 है, ये लिखा ही नहीं जा रहा, पेन ही पता नहीं आज क्या हो गया, ठीक है। 8 की घात यहाँ पर 5 करिएगा, 8 की घात 5, ठीक है। अब सही है, करिए इसको सॉल्व। आपके एग्जाम में पूछा, जो भी भाई बहन मेरे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 5 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कमेंट करेंगे सभी भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है 324 की घात उसने क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है, गुणा 72। दोस्तों वो 42 मत समझ लेना, वो घात है, ठीक है ना। बहुत सारे इसको 42 समझ लें। 18 और गुणा में 1024 और गुणा में क्या दे रखा है, 1024 दे रखा है। आप सभी को पता है दोस्तों ये 324 किसका स्क्वायर है, गुरुजी 324 18 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है दोस्तों। किसका स्क्वायर है मेरे वीरों, ये 18 का स्क्वायर है। तो यहां पर आप 18 का स्क्वायर लगाइए, यहां पर आप 18 का स्क्वायर लगाइए, ये आपके 18 का स्क्वायर बन गया। और बाहर क्या दे रखा है, इसकी घात 2 दे रखी है, ठीक है। आप सभी को पता है जब हम अंदर भी घात और बाहर भी घात हो तो वो आपस में गुणा हो जाती, तो ये क्या हो जाएगी, 18 की घात 4 हो जाएगी। तो ये 18 की घात 4 हो जाएगी। और नीचे क्या बैठा हुआ, 18 की घात यहाँ पे 5 बैठी हुई है। आप सभी को पता है भाग की कंडीशन में आधार समान हो तो ये घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं दोस्तों। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ये क्या हो जाती है, घातें घट जाती हैं। तो आपको 5 में से 4 घटाओगे तो 18 बचेगा। कितना बचेगा मेरे वीरों, 18, खाली 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 72 बट्टे 18 गुणा 1024, ये कुछ अब ऐसा बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाली घात नीचे वाली, ऊपर वाली घात नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो 18 खाली 18 बचेगा, है ना। आधार समान है, हमने घात और घातांक पढ़ा है ना, उसमें ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप काट ले 18 का 18, 18 चौके 72। अब 4 को आपको 1024 से गुणा करना है, तो कर लो 4 चौक 16, 18 चौक 72, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 दूनी 8, 9
4 यानी 4096 आंसर आ रहा है। 4096, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। 4096 यही आंसर है दोस्तों, आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप ई नहीं दे रखा तो ई वाला मान लो। ठीक है, 4096 आंसर हमारा यही है, 4096। कंसेप्ट समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर तो आज पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा मिस्टेक है। बाकी इसका आंसर कितना आएगा मेरे वीडियो? 4096 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 4096 इसका आंसर है। आप सॉल्व भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 4096 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है। यदि संख्याओं का HCF 28 है तो संख्याओं का अंतर क्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर। कैसे? जब आपको कंसेप्ट पता होगा। या तो आप लिख लो कंसेप्ट को, या तो आप ध्यान से सुनना। जब दो सह अभाज्य संख्याओं का अनुपात दिया हो, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपको दो सह अभाज्य संख्या यानी कि दो को प्राइम नंबर का अनुपात दिया हो और आपको HCF भी दिया हो, तो जो आपको पहली संख्या निकालनी होती वो कैसे करेंगे? HCF गुणा LCM, मतलब HCF गुणा पहली संख्या। मैंने क्या कहा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। जब भी आपको दो को प्राइम नंबर का अनुपात दिया हो और आपको HCF भी दिया हो, तो आपको जो पहली संख्या निकालोगे ना, आप फर्स्ट संख्या निकालोगे। फर्स्ट संख्या कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे HCF गुणा HCF गुणा जो आपको पहली संख्या दी वो। ठीक है, अगर आपको जब दूसरी संख्या निकालनी होगी ना, दूसरी संख्या, तो आप कैसे निकालोगे दूसरी संख्या? HCF गुणा, मानो 20 संख्या हमारी दूसरी हो गई। समझ में आया? मैंने क्या कहा, जब दो को प्राइम नंबर यानी दो सहअभाज्य संख्या को अनुपात दिया हो तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसे निकालनी है। अगर हमें बोले HCF भी दिया और हमें बोले कि LCM निकाल के बताओ, तो इस केस में मेरे वीरों LCM कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। HCF गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इससे बाहर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं है दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको उसने कहा है कि आप तो मुझे संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लो। भाई संख्याओं का अंतर ज्ञात करना होगा तो पहले हमें उनका मतलब संख्या तो पता होनी चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो वो हम निकाल लो। मैंने अभी आपको बताया संख्याएं कैसे निकालेंगे। HCF गुणा पहली संख्या, HCF गुणा दूसरी संख्या और बीच में उनके अंतर यानी माइनस लगाना है। चलो निकाल लेते हैं, अगले पेज पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो स्पेसिक, चलो अगर थोड़ा हो जाए तो यहाँ पे हम सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो HCF कितना है हमारा? HCF पे भाई पहली संख्या निकालना है, HCF 28। अगले पेज पर ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो, जगह भी नहीं आएगी अच्छे से, हम अगले पेज पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको सभी को पता है HCF उसने कितना दिया है, HCF उसने दिया है आप सभी को, HCF कितना दिया? 28 दिया है उसने। कितना दिया? 28 दिया है। ठीक है, और आपको अनुपात कितना दिया? 7:11 है। ठीक है, चलिए, अब आपको वो संख्याएं ज्ञात कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा। देखिए, आपको HCF गुणा पहली संख्या यानी HCF गुणा पहली संख्या, आपको HCF दे रखा है उसने 28। कितना दे रखा है? 28। ये समझाने के पर्पज से लेट हो रहा है, बाकी आप इसको विदिन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंतर लगा लो इसका, 28 गुणा 11 पहली संख्या तो, ठीक है, यहां पर अंतर लगा लो 28 गुणा 7। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे 28 कॉमन ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 28 यहां पर कॉमन ले लो। जैसे 28 कॉमन लोगे तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। और 4 को जब आप 28 से गुणा करोगे तो 28 चौके 112 होता है। 8 चौक 32, हाँ 112 होगा। कितना होगा? 112। तो आंसर कितना आया? 112। समझ में आया? बस दोस्तों कंसेप्ट समझ लेते ना आप। अगर आपको कंसेप्ट पता होता विद इन 5 सेकंड के अंदर आप ये पूरी रामायण नहीं लिखते तो आप कर देते, लेकिन मैं ये लिखूंगा क्योंकि मेरे सब जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कर पाते कुछ नहीं कर पाते, तो उनका समझना बहुत जरूरी है। मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इसका भी अगर आपको पता हो तो आप सभी को पता है इसको कैसे करते हैं। अगर आपको एक झटके में पता तो ओरल आंसर बोलोगे 36 चौके 144, ये आ गया आंसर। कैसे? जब आपको कंसेप्ट पता हो तब। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कंसेप्ट पता। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा तो आपको पता है, तो पता है दोस्तों कि आपको पता है ये कैसे होता है, b² होता है। ये क्या होता है? ये b²। जब भी आपको तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोले, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा जब आपको तृतीय समानुपात निकालने के लिए बोले। ये कब यूज करना है? तृतीय समानुपात के लिए यूज करना है। तो b², ये रहा आपका b, ये रहा a, यानी कि 36 गुणा 36, 36 गुणा 36 बराबर 9। कर लो, 9 चौके 36, 9 चौके 36,
और 36 चौके 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे करते। समझ में आया? अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो सभी भाई बहन मेरे इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखेंगे, सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके लाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे। इवन अभी ही कर दो, आप लोग अभी कमेंट कर दो, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी भाई बहन जो भी मैं कमेंट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं मेरे स्टूडेंट्स, उनको आप किया करो, ये आपकी प्रैक्टिस पर ही के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा हम एडवांस तक बढ़ते। मैंने कहा था बेसिक टू एडवांस बढ़ेंगे अब हम, है धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा लेवल। एक बॉक्स में 3, 2 और 1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ हैं। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि आपको 135 दी हुई है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या, किसकी संख्या निकालनी है? पेनों की संख्या निकालनी है। आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। जो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, एक्चुअली वो बड़ा है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। आपको उसने क्या कहा है दोस्तों? बॉक्स का अनुपात दे रखा है। बॉक्स का अनुपात कितना दे रखा है? बॉक्स का अनुपात उसने कितना दे रखा है मेरे वीरों? उसने बॉक्स का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। उसने दे रखा है 3, ठीक है, 2 और उसने 1 अनुपात दिया है, ठीक है। और उसने मूल्य कितना दिया है इन रबड़, पेंसिल और उसका? तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये आपका पेन है, यहाँ पर लिख दो, ये आपका पेन है, पेन की संख्या है, और ये आपकी पेंसिल की संख्या है, ये पेंसिल है, और ये आपकी जो कलम है, ये आपको क्या दे रखा है? रबड़, रबड़, हाँ ये आपका रबड़ है, ये आपका रबड़ है, ठीक है। चलिए अब उसने हमें मूल्य दिया, इन तीनों का मूल्य कितना दे रखा है? मूल्य का अनुपात निकाल लो। मूल्य इसने दे रखा है, उसने कहा है कि पहली तो 3 रुपये, ये 3 रुपये है, और ये 2 रुपये है, और ये भी 2 रुपये है। अब आप लोग मूल्य मिल गया, कीमत है ना उनकी, हाँ कीमत आ गई। अब उनकी टोटल राशि निकाल लो, आप राशि निकाल लो यहाँ से टोटल मूल्य आपका कितना हो रहा है यहाँ से काउंट कर लो। कैसे करोगे? पहले तो आप इनको जोड़ो, देखो 3 3 9, यहाँ पे टोटल मूल्य, कुल मूल्य निकाल लो, कुल मूल्य, कुल कीमत निकालो मेरे वीरों, कुल मूल्य निकालो। यहाँ पर कितना आया कुल मूल्य? कर लो, 3 3 9, 9 रुपये आया, 2 दूनी 4, 4 रुपये आया, और 2 एकम 2, कितना आया? 2 रुपये। तो इनको जोड़ लो, 9 6 15, कितना आ रहा है? इन सभी को जोड़ने पर आपका मूल्य कितना आ रहा है गुरुजी? हमारा मूल्य 15 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 135 है, यानी कि 15 की वैल्यू 135 दे रखी है। 15 की वैल्यू आपको कितनी दी है? क्वेश्चन है 135, कितनी दी है मेरे वीरों? 135। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना गुना हो रहा है? 15 9 135, 15 9 9 गुना हो रहा। उसने पूछा क्या पेनों की संख्या? आप तो मुझे बता दो यहाँ पर पेन की संख्या कितनी है भाई? पेन की संख्या तो 3 है, तो 9 गुना 3 करना, आपका आंसर आपके सामने है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। 27 आ रहा है, किस ऑप्शन में भाई? 27 डी ऑप्शन में। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगर जिसको समझ में ना आया थोड़ा सा कर्सर पीछे करिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपके आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 112 यानी कि 112, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मनु ने 5,500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, इसका 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे कुल हानि पर बेचना पड़ा उसे। तो मनु की कीमत, किस कीमत पर बेची उस बाइक को, वो आपको निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में, दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन, वो भी सीबीटी 2 में 14 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब कैसे करना है पहले देखो। मान लो आप कोई सामान लेके आ रहे हो कहीं से 500 रुपये का, ठीक है। रास्ते में उस सामान को लेते लेते कुछ मतलब आपसे टूट गया, कुछ डैमेज हो गया, तो उस पर आपने 200 रुपये और लगा दिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा वो सामान कितने पड़ा, तो आप 500 में थोड़ा ना बचाओगे, 500 तो कीमत बताओगे, लेकिन उसमें जो आपने एडिशनल खर्चा, एडिशनल एक्सपेंस ऐड किया वो भी तो आप बचाओगे। टोटल मुझे ये 700 रुपये में पड़ा, तो एडिशनल खर्चा ऐड किया कि नहीं किया आपने, तो वही खर्चा आपको मतलब मूल्य में दिया, यहाँ पर आपको उसने प्रतिशत में दे दिया, बस इतना फर्क है। तो आप पहले 5,000 का 12% निकाल लो। पहले मेरे वीरों यहाँ पर 5,000 का 12% निकाल लो, यहाँ पर लिखो 5,000 का 12% निकाल लो, 5,000 का 12% निकाल लो, यहाँ पर 5,000 का 12% निकाल लो, कितना आया? ओरल भी निकाल सकते थे आप लोग, 0 0 12 पंचे 60 का 0 कैरी 6, 12 पंचे 60 और 6 यानी 660 रुपये आया ओवरऑल। कितना आया? 660 रुपये, यानी कि 5,500 रुपये में तो आप कोई चीज़ लेकर आए थे, बिल्कुल सही बात है। उस पर गुरुजी हमने 6,000 मतलब 660 रुपये और लगा दिए, तो टोटल ये कितने में पड़ी जाके गुरुजी हमें चीज़, ये पड़ी जाके 6 और 5 11 की, एक कैरी 1 5 और 1 6, गुरुजी ये हमें पड़ी जाके 6,160 रुपये में, ये कीमत 6,160 रुपये में पड़ी जाके आप खरीद कर लेके आए, ठीक है। आपको आपने अब इसने क्या लाइन बोली, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। इसने कहा है कि और बाद में इसे कुल 5% की हानि पर बेचा। भाई 5% की हानि पर बेचा यानी
95 में भेज दिया। अब आप निकाल लो, इसका सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने आएगा। चलो सॉल्व कर लो भाई। 19 की 9 की टेबल से काटोगे तो ये 19, 5 की टेबल से काटोगे मेरे वीरों तो मेरे वीरों ये जाएगा 19 टाइम, और 5 की टेबल से इसको काटोगे ये जाएगा 20 टाइम। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, 0 से 0 काट लो और 2 की टेबल से इसको काट लो। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर कितना आया, 308 आया। अब 308 को किससे गुणा करना है, यहाँ पर सही से आज पेन ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है इसको। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 308 आया, 2 की टेबल से आप जब काटोगे ना इसे तो काट लो, इसे कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। कितना आया मेरे वीरों, 308 आया। कितना आया, 308 आया, 308 आया। बस आप और ध्यान रखो, यहाँ पे 308 आया। अब 308 और 19, 308 और 19 को गुणा करना है तो कर लो। 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 152 की 2 कैरी 15 के बराबर 1 आ जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57 और 1 58, तो कितना है 5812 रुपये। किस ऑप्शन में 5812 रुपये, नहीं 5872 आएगा। 19 अट्ठे 152 की 2 कैरी 19 एकम 19, 5872 आएगा दोस्तों, 5872 आएगा जब आप 19 को 308 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 113। एक आयत की चौड़ाई दे रखी 50 सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका विकर्ण 130 दे रखा है। इसकी परिधि ज्ञात करो। आप सभी को पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, आप सभी को पता है ना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसकी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, 18 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप सभी को पता है दोस्तों, आयत की, देखो मैं थोड़ा सा हल्का यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, ये आपको चौड़ाई कितनी दी उसने, 50 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, और एक आपको विकर्ण दिया उसने कितने का, ये आपको विकर्ण दिया 130 सेंटीमीटर का, यहाँ पे लिख लो 130 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस, है ना, जिसको आप यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, काम बन जाएगा। और आपको यहाँ पर पूछा कितना लंबाई पूछा उसने, है ना, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, है ना। आप सभी को पता है क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि वो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं ना, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, है ना, यही करते हो ना। तो आप कर लीजिए, यहाँ पर लेंथ निकाल लो। यहाँ पर लेंथ कैसे निकालोगे, रूट में लेके आओ डिजिट, यहाँ पर लगाओ 130 का स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर 130 का स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर 130 का स्क्वायर आएगा, पेन ही नहीं चल रहा आज तो, 130 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर लगा लो आप लोग 130 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर गुणा में कर लो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 50 का स्क्वायर, यहाँ पर आ लो 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। जब 130 का स्क्वायर लगाओगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, 16900, है ना। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, यहाँ पर 2500 माइनस करना है ना आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस, क्योंकि हमें वो लंब निकालना है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2500 आएगा, यहाँ पर लिख लो 2500। अब बस इसको माइनस कर लो और आंसर निकाल लो। तो लेंथ, अब जब आप इसको माइनस करके रूट हटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा निकल के वो 120 निकल के आएगा। ये 120, 1440 आया, 14440 आएगा, तो वो स्क्वायर होता है 12 का, यानी 120 आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस रूट को सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपके पास आएगा 1440, 1440। और 1440 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये 120 का होता है, 120 का। तो आपके पास लेंथ पता चल गई आपको, 120 आ गई। अब परिधि निकाल दो, परिधि हम अगले पेज पर निकालेंगे। ठीक है, परिधि हम अगले पेज पर निकाल देते हैं। आप सभी को पता परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि आप लोग परिधि का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, पेरीमीटर कैसे निकालते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, यही तो करते हो, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आपको ब्रेथ तो 50 दे ही रखी है और लेंथ आपने निकाल ही ली है, लेंथ आपने 120 निकाल ही ली है, 120 प्लस 50, और ब्रेथ आपको दे रखी है 50, तो 120 प्लस 50 कितना होता है, 170 होता है। कितना होता है, 170। ठीक है, और 170 को आप जब 2 से गुणा करोगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 340, 17 दूनी 34। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आया स्टूडेंट, 340 आया। किस ऑप्शन में है ये 340 देख लो आप, और टिक कर लो।
340 ए के ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 114। 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 3527 के अनुपात में उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड का है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। पर मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो उनको टाइम लगेगा। तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो, कंसेप्ट सीखिए दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट सीख लीजिए, आप सभी को कंसेप्ट सीख लो दोस्तों, ठीक है। एक तरफ स्पीड है और एक तरफ टाइम है, ठीक है। ये हमारी चाल है और ये हमारा समय है। आप गए दोस्तों यहाँ से, ये स्पीड, ठीक है। एक इधर से तो आप गए भाई 50 किलोमीटर की स्पीड से। कितने किलोमीटर की स्पीड से स्टूडेंट्स? कितने किलोमीटर की स्पीड से गए? यहाँ पर 50 किलोमीटर की स्पीड से गए, ठीक है। कितने? 50 किलोमीटर की स्पीड से गए। और दूसरी तरफ से आप गए, जब आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो आपको जो समय लगता है वो 4 घंटे का समय लगता है। कितने का? 4 घंटे का। अब आपने सोचा मैं 50 की स्पीड से नहीं, मैं आराम से 25 की स्पीड से जाऊँगा, 25 की स्पीड से जाऊँगा। कितने की स्पीड से? 25 की स्पीड से। तो आपको लगा 5 घंटा। अब आप खुद दिमाग लीजिए, जब आप फास्ट जाते हो 50 की स्पीड से जाते हो तो आपको समय कितना लग रहा है? 4 ही लग रहा है, 4 घंटे ही लग रहा है। जब आप समय को मतलब कम समय मतलब कि अपनी चाल को कम करते हो, मतलब अपनी स्पीड को कम करते हो, तो आपको ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? जो समय होता है वो स्पीड के जस्ट प्रपोर्शनल होता है। क्या होता है? जस्ट प्रपोर्शनल होता है। यहाँ पे आज पेन ही नहीं चल रहा, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा आप लोग थोड़ा देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो समय के जस्ट प्रपोर्शनल होती है, समय के जस्ट प्रपोर्शनल होती है। ये समझ में आया? चलिए अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा? ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी को पता है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपको डराने के लिए मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, समय 35-27 है तो टाइम क्या, स्पीड क्या हो जाएगी? 27-35। 27-35 का ये रहा, बस 1 सेकंड का आंसर था। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए था। मेन पर्पस क्या है इसमें? कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, हम पूरा कंसेप्ट को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में दिक्कत ना फेस करो। क्वेश्चन 115। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है 4 और 5। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने पर, मतलब उनका जो जहां पर उसको पहुंचना था वहां पर बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, एक तरफ लिखिए चाल और दूसरी तरफ लिखिए समय, समय, ठीक है। आप सभी को पता उसकी चाल और चाल का अनुपात क्या दे रखा है? ए और बी का। यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखो भाई ए, यहाँ पर डाल दो ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो ए की चाल किस अनुपात में? 4 अनुपात में। और बी की चाल किस अनुपात में? 5 अनुपात। और अभी आपने सीखा जो चाल होती है वो समय का जस्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो ये 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, उसने ये कहा है कि जो एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है, 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है। देखो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है दोस्तों। यहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन करिए। यहां पर दोस्तों ए की जगह यहां बी करिए, यहां बी है, यहां बी करिए। ए की जगह थोड़ा सा बी करिए और यहां इस बी की जगह आप ए करिए, ठीक है। इतना करेक्शन करना है, यहां बी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए से 20 मिनट अधिक समय लेता है। अब आप खुद दिमाग लीजिए, यहां पर कितना अधिक समय ले रहा है? गुरुजी 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। कितना घंटा ले रहा है? 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है भाई? आप सभी को पता है यहां से वो कितने घंटे का समय ले रहा है भाई? आप सभी को पता गुरुजी यहां पर वो 1 घंटे का समय ले रहा है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। और आप सभी को पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उस ए द्वारा लिया गया समय है ना, यहाँ पे मिनट दे रखा है 20 मिनट, तो मिनट को मिनट से कंपेयर करने के लिए उसको 1 घंटे में 60 मिनट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी को पता चल गया वो 60 मिनट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो 20 मिनट ले रहा है। तो इस 60 मिनट की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 20 मिनट, तो आप निकाल लो यहाँ पे 20 मिनट दे रखी किसकी? 60 की वैल्यू। तो कितना आया भाई? यहाँ से टर्मिनेट कर लो वैल्यू, 20 से कम 20, 20 तिया 60, 1/3 मिनट। अब आपको बोला है कि ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो ए ने कितना समय लिया गुरुजी? ए ने जो समय लिया वो 5 घंटे का समय लिया, तो 5 से गुणा कर लो, यानी कि आंसर कितना आया ओवरऑल निकल के। इसको गुणा सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा मेरे वीरो वो 5/3 आएगा। क्या आएगा साथियों? 5/3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अगर ना समझे थोड़ा सा कर्सर पीछे लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
बस कुछ नहीं, जो अभी हम कंसेप्ट सीखे उसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये। अब दोस्तों देखो, हमने एलसीएम आज भिन्न वाला सीखा। कौन सा सीखा? भिन्न वाला एलसीएम सीखा। कोप्राइम नंबर वाला सीख लिया। आज एक और कंसेप्ट का एलसीएम सीखेंगे जो है पावर वाला, मतलब पावर वाला एलसीएम कैसे निकालना। अब यहाँ पर कंसेप्ट नोट कर लो। अगर कंसेप्ट पता है ना, 1 सेकंड में आंसर फोड़ के आओगे। गुरुजी सी ऑप्शन टिक कर दो, आंसर आ गया हमारा। ये कैसे आया? ये कैसे आया? देखिए दोस्तों, ऐसे आया। जब भी आपको पावर में पावर दे रखी हो और आपको एलसीएम पूछा हो, मैंने क्या बोला, जब भी आपको पावर्स दी रखी हो और आपको एलसीएम पूछे तो एलसीएम के केस में लिख लो। एलसीएम के केस में क्या होता है? एलसीएम के केस में आपको पावर दे तो हमेशा सबसे बड़ी पावर को लिया जाता है। मैंने क्या कहा? यहां पर लिख लो, एलसीएम के केस में सबसे बड़ी पावर ली जाती है। यहां पर लिख लो, सबसे बड़ी पावर ली जाती है। सबसे बड़ी पावर को लिया जाता है। सबसे कॉमन क्या लिया, इनमें कॉमन क्या लिया जाता है? सबसे बड़ी पावर। ये बड़ी पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी पावर ली जाता है, सबसे बड़ी पावर ली जाती है। सबसे बड़ी पावर ली जाती है, सबसे बड़ी पावर ली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ पर एचसीएफ पूछता, एचसीएफ के केस में मैं एचसीएफ का भी लिखवा देता हूँ। एचसीएफ के केस में सबसे छोटी पावर, देखो एलसीएम के पावर में, एलसीएम के केस में सबसे बड़ी पावर तो लेना ही और जो बच जाता है उसको भी साथ में लेना है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या होता है? सबसे छोटी पावर तो लेनी है, लेकिन जो बच जाता है उसको छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि वो कॉमन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, छोटी पावर लेनी पड़ती। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, छोटी पावर लेनी पड़ती, छोटी पावर। ठीक है, इसमें क्या छोटी पावर, और सभी को पूरा का पूरा सब लेना पड़ता है। ठीक है, हमें पूछा एलसीएम, आप तो मुझे इसका एलसीएम बता दो। अब देखिए, 2 की पावर यहाँ 3 है और 2 की पावर यहाँ 5 है, तो मैं सबसे बड़ी पावर लूंगा 2 की घात 5। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। ये 25 नहीं है वाह, नहीं तो आप समझ लो कि 25 लिखवा दिया। मैं थोड़ा शॉर्ट ही लिखता हूँ, ये 5 है। ठीक है, 2 की घात 5 गुणा। अब यहाँ पर देखो 3 की घात 10 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना? 3 की घात, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो सबसे बड़ी वाली घात लेंगे, 3 की घात 10 लेंगे, तो 3 की घात 10 लेंगे। ठीक है, गुणा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है? 5 की घात 1, और यहाँ पर है क्या 5? यहाँ पर नहीं है तो 5 लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? एलसीएम के केस में सभी को लेना, और बचा 7। बस ये ऑप्शन में सी में ही ऐसा दिया हुआ है। समझ में आया कैसे करना है ये कंसेप्ट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 117, 7,500 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 8 वर्षों में 11,700 रुपए हो जाती है। हो जाती है, उसने इसमें इस पे ध्यान रखो, हो जाती, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। साथियों कंसेप्ट सीख लो। यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 15 तारीख 6 महीना 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। कंसेप्ट सीखो। आपको यहाँ पर बोला अमाउंट, और आप सभी को पता है जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब हिंदी में सुनो, जब हमें मिश्र धन दिया हो और मूलधन भी दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारा ब्याज होता है। तो आपको दर निकालना हो तो दर निकालने के लिए दर का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणा 100। दर कैसे निकलती है? दर का फॉर्मूला क्या होगा? दर प्रतिशत कैसे निकलता है? हमेशा ध्यान रखना, यहां पर लिख लो, कंसेप्ट लिख लो। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन, 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा में 100, गुणा में 100, ये आपके निकल जाएगा। चलो पहले तो आप लोग ब्याज तो निकाल लो। हाँ गुरुजी ब्याज निकालेंगे हम। यहाँ पे कितना लिखा है? 11। अभी अपन ने हमने सीखा है कि जब हम प्रिंसिपल में से जब हम प्रिंसिपल में से मतलब कि अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करते तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है 11,700। 11,700 में से आप जब 7,500 निकालोगे, 7,500 निकालोगे तो आपके पास निकल कर आएगा ब्याज। निकाल लो ब्याज कितना है? 0 0, यहाँ पर भी 0। 7 में से 5 घटाओगे 2 और 11 में से 7 घटाओगे 4, 7 4 11, 4 आ गया। ठीक है, ये तो दोस्तों आपके 8 सालों का ब्याज आया है। कितने सालों का ब्याज आया? 8 सालों का। उसने क्या कहा है? 1 साल का ब्याज निकालो। तो आप क्या करोगे? 4200 को 8 से भाग कर दो। कितना आया? 4200 को 8 से भाग कर दोगे तो आपके 1 साल का ब्याज आ जाएगा। जब आप 4200 को 8 से भाग कर दोगे, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। जब आप 4200 को 8 से भाग कर लो, अगर 4200 को अगर मैं मतलब शॉर्ट में कर दूं तो आप बोलोगे कहाँ से लेके आया, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा हर चीज़ टाइप करके लिखना पड़ता है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसको काट लो, 8 पंचे 40, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कि आपको 1 साल का ब्याज मिल गया 525। अब आप हमारे फॉर्मूलों को पढ़ लो और हम अगले पेज पर इसको सॉल्व कर देते हैं। बाकी यहाँ थोड़ा खिचड़ी पक जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, इसे यहीं पर कर लेते हैं। 1 साल का ब्याज आ गया 525, ठीक है। मूलधन कितना 7500, ये हमने 7500 लिख लिया और यहाँ पर आपको 100 से गुणा करना है, बस तोड़ लो। 2 जीरो से गुरुजी 2 जीरो गए, 25 टेबल से काट लो, 25 तिया 75, 25 की टेबल से इसको भी काट लो, 25 दूनी 50, 50 2 बचेगा, 25 से कम 25, 3 की टेबल से काटो 7 बार, तो आपकी दर निकल कर आ गई 7%। कितनी आ गई 7%। किस ऑप्शन में 7%? बी ऑप्शन में। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंसेप्ट समझ लो बस, क्वेश्चन कुछ नहीं है। 118वां, यदि पेन की संख्या को, मैंने कहा था बेसिक टू एडवांस, तो हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि पेन किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो भाई आ गया आंसर हमारा 3। ये कैसे हो गया 3? कैसे आया गुरुजी? आप तो फटाफट कर दे, तो कैसे? दोस्तों ये ऐसे, जब आपको कंसेप्ट पता होगा तब। आप सभी को पता है, जब हम किसी भी नंबर को, चलो मान लो, जब हम किसी भी नंबर को, मान लो मैं इस नंबर को 5 से भाग रहा हूं, मैं किसी भी संख्या को जब 5 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर जो आता है ना, जो रिमेनिंग आता है वो n संख्या ही होती है। मान लो मैंने 5 को इस n से भाग किया है, तो जो शेषफल आएगा वो n संख्या ही होगी, मतलब कि वो यही संख्या होगी। तो आपको यहां पर संख्या कितनी तरह की है? 25। जब आप किसी संख्या को 121 से भाग कर रहे हो, किसी संख्या को, मान लो कि जब आप यहां पर 121 से भाग कर रहे हो, मतलब ये n संख्या, उसको आप 121 से भाग कर रहे हो, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? तो उसी संख्या को, यानी इसी 25 को 11 से विभाजित करने पर क्या आएगा? भाई 11 से विभाजित कर लो, भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, 11 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा भागफल? शेषफल कितना आएगा? 11 दूनी 22, 3 आएगा, शेषफल कितना आएगा? 3। तो ये आ गया 3। समझ में आया कंसेप्ट? अगर मेरे वीडियो मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया है तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले जो भी मैं समझा रहा हूं मेरे सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वही कुछ नहीं करना भाई, 889 को जब किसी संख्या से भाग किया जाता है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? भाई 899 को तो आप भूल जाओ, डायरेक्ट 29 को 63 से भाग करके शेषफल निकाल दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैंने हिंट दे दिया, कर लेना। अगला क्वेश्चन, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है वो 4 ऑप्शन कौन से हैं जो 8 से पूरी तरह से भाग नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन तो 8 से भाग पूरा जाएगा, लेकिन जो एक संख्या होगी वो 8 से भाग नहीं होगी, और वही हमारा आंसर होगा। चलिए निकालिए। आप सभी को पता 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि आखिरी के 3 अंक गुरुजी 8 से भाग होने चाहिए, बस हमारा खेल हो जाएगा दोस्तों। चलो 8 से पहले संख्या को, आखिरी के 3 अंक उठाइए, 8 के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित करके देखिए, 8 से भाग करके देखिए, अगर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते तो हमारी आंसर आ जाएगा। चलो पहले को करते हैं। 8 चौक 72, 7 बचेगा, 8 9 72, ये तो पूरा जा रहा है 8 से भाग। सी वाला देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 7 बचेगा, 8 9 72, ये भी जा रहा है, ये भी करके देख लो। 8 पंचे 40, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 8 से भाग नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये एक और बचा, इसको भी चेक कर लो। 8 एकन 8, 3 बचेगा, 2 उतार देंगे तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, ये भी पूरी तरह से भाग जा रहा है। अब बताइए आंसर आ गया आपके सामने, बिल्कुल डी ऑप्शन। तो यहां पर आप लोगों का मेरे वीरों डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करेगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे वीरों कमेंट करके बताइए, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर सभी भाई बहनों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे जो आपको हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करिए। एटलीस्ट उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा मेरे स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है, उनकी मैथ बहुत वीक है और वो सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, कितना पढ़ना है, क्या करें। तो आप लोग उन तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला होगा और उनका भी स्कोर अच्छा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच करें तो आप सभी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ स्टूडेंट्स तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफर करेगा। अगर मेरे वीडियो 35 में से 35 पढ़ना है तो डेली क्लास लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैथ की क्लास में आपको हूबहू क्वेश्चन से एग्जाम में दिखा दूंगा, ठीक है।
बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जी जीके जीएस की क्लास नहीं ली है। दोस्तों मैंने आपके लिए जीके जीएस बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारा पढ़ाया है। आप लोग चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट दे रखी है जीके जीएस की। मैंने आपको 65 क्लासेस करवाई है जीके जीएस की, मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं जीके जीएस के दोस्तों, ठीक है, और भी क्लासेस करवाई है जीके जीएस की। आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग एक एक करके देख लीजिए, आपका जीके जीएस का बेड़ा पार होगा, ठीक है। अभी तो हम मैथ की क्लास सॉल्व करें, इसके बाद हम और भी थोड़ा जीके जीएस की क्लास भी लेके आए, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि रीजनिंग तो कर ही लेते हैं, मैथ और जीके जीएस में रह जाते हैं। मोस्टली बच्चों की ही दिक्कत रहती है, ठीक है। तो उनको उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए हम आपके सामने क्लास डेली लेके आते हैं, तो आप लोग डेली क्लास अच्छे से करिएगा। अगर आप चाहते हैं गुरुजी हमें इसकी क्लास की फ्री पीडीएफ मिले, या फिर जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं आरपीएफ की उनकी फ्री पीडीएफ मिले, तो मेरे वीडियो फ्री पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जल्दी से जाइए, इस क्लास की पीडीएफ ले लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। और डेली क्लासेस आप सभी को पता है 8 PM पर आपके लिए हाजिर हो जाती है डेली बेसिस पर। कल हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ इस टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।